तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉमेडी सर्वाइवल मूवी के बारे में जिसका नाम है केस डिपार्ट। तो मूवी की शुरुआत वेस्ट इंडीज़ के दो अलग अलग सौतेले भाइयों जिनमें से एक रेजिस और दूसरा जोएल के साथ शुरू होती है। पर दोनों भाई अलग अलग शहर में पूरी तरह से एक दूसरे से अलग जीवन जीते हैं और पता चलता है कि जोएल कुछ ही दिनों पहले एक बूढ़ी औरत का पर्स चुराने के लिए अपने दिन काटने के बाद जेल से बाहर आया है। फिलहाल वो अपनी माँ और अपनी 9 साल की बेटी के साथ रहता है। अपने जीवन में वह एक बेरोजगार है और अपने सभी आने वाली समस्याओं के लिए वह अपने रंग को दोषी ठहराता है, लेकिन पता चलता है कि उसने कभी भी गंभीरता से काम खोजने की कोशिश नहीं की। दूसरी ओर रेजिस एक दूसरे जाति का व्यक्ति है और उसकी शादी एक गोरी महिला से हुई है और उसके साथ उसकी 9 साल की एक बेटी भी है। वह एक धनी शहर में रहता है और समाज में उसने अच्छी तरह से अपनी पहचान बनाई है। रेजिस एक टाउन हॉल में कार्यरत हैं और मेयर के सहायक के रूप में काम करता है। एक दिन रेजिस को अपने चाचा का फ़ोन आता है और उनसे उसे पता चलता है कि उसके पिता जल्द ही मरने वाले हैं और बूढ़े आदमी की अपने सभी बच्चों से मिलने की एक अंतिम इच्छा है। हालांकि रेजिस अपने पिता को कोई सम्मान नहीं देता है क्योंकि जब रेजिस बच्चा था तब वह उसकी माँ और उसे छोड़कर चला गया था, लेकिन उसकी सिर से कोमल पत्नी उसे धमकी देती है कि अगर वो अपने पिता को एक आखिरी बार मिलने नहीं जाता है तो वो किसी और आदमी के साथ शादी कर लेगी। उसके लिए कोई रास्ता न होने के कारण उसे सहमत होना ही पड़ता है। अगले दिन रेजिस अपने शहर के लिए निकल पड़ता है जहां उसके पिता रहते हैं, लेकिन हवाई अड्डे पर वह जोएल से मिलता है और पता चलता है कि उसे भी फ़ोन आया था जिस कारण वह भी पिता से मिलने जा रहा है। कई सालों से एक दूसरे से संपर्क से बाहर रहने वाले भाइयों ने उस समय अपने मतभेदों को एक तरफ रख दिया और एक साथ एक टैक्सी किराए पर ली और अब वे टैक्सी में सीधे अपने पिता के घर के रास्ता पकड़ लेते हैं। रेजिस जोएल को उसके सफल जीवन के बारे में सब कुछ बताता है, जबकि जोएल अपनी असफलताओं को शर्मिंदगी से ढकने के लिए झूठ पे झूठ बोलता है। अपने पिता के घर पहुंचने पर उन्हें कई सौतेली बहनों से मिलवाया जाता है। पता चला कि उनके पिता ने उनकी जवानी में दुनिया भर में उद्यम मचाया था, जिस कारण बहुत सारी महिलाओं के साथ उनके संबंध थे। तब हमें यह पता लगाने में समय नहीं लगता कि जोएल और रेगिस की त्वचा का रंग अलग अलग क्यों है। अपने इकलौते 2 बेटों को अपने सामने देखकर बूढ़े की आंखें चमक उठती हैं और मरने से पहले वो रेजिस और जोएल को बताता है कि उन्हें एक महान खजाना विरासत में मिलने वाला है। यह सुनते ही दोनों भाइयों को यकीन नहीं होता कि उन्होंने अभी क्या सुना है और वे खजाने के बारे में सुनने के लिए कान में तेल डालकर बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ कहते हुए उनके पिता चले जाते हैं। हालांकि उन्हें विरासत के रूप में जो कुछ मिलता है वो उनकी रिहाई का एक दस्तावेज है जो उनके पूर्वजों को मिला था। यह दस्तावेज उनके मालिकों द्वारा कुछ असामान्य काम करने के लिए कुछ गुलामों को सौंप दिया गया था। रेजिस और जोएल के पूर्वजों को वेस्ट इंडीज़ में गुलामी को कानूनी रूप से ख़त्म करने से बहुत पहले स्वतंत्रता दी गई थी। हालांकि दोनों भाई उस दस्तावेज के बारे में चिंतित नहीं है कि क्या खोकर उन्हें यह पाया है, जिस कारण वो उसे एक कागज़ का टुकड़ा कहते हुए वे उनकी विरासत का अपमान करते हैं और दोनों उसे एक खजाना कहते हुए उस पर हंसते हुए उनके पिता की बहन के सामने कागज़ को फाड़ देते हैं। लेकिन तब बूढ़ी औरत उन्हें देख क्रोधित हो जाती है और इसलिए वह दोनों को सबक सिखाने का फैसला करती है। तब वह उन पर धुआं छोड़ते हुए जादू करती है और उन्हें 17वीं शताब्दी में वापस भेजती है, जहां गुलामी अभी भी शुरू है। अगले सीन में जब रेगिस और जोएल जागते हैं तो एक खुले मैदान में खुद को नीचे सोए हुए पाते हैं। जल्द ही दोनों आश्चर्य करते हैं कि क्या हुआ है। कुछ डरे हुए काले लोग भागते हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत जल्द जोएल भी उन्हें देख भागने लगा है, लेकिन तभी 2 गुलाम शिकारी आते हैं और दोनों भाइयों को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें एक गुलाम लोगों के बाजार में ले जाया जाता है, जिसके बाद दोनों भाइयों के चेहरे देखने लायक है और पकड़े हुए सारे लोगों पर वनभेद के कारण उनकी गुलाम के लिए बोली लगाई जाती है, जिसमें गुल्मों को अच्छे से परखा जाता है। कुछ समय बाद भी दोनों भाइयों पर कोई खास बोली नहीं लगाता है, जिस कारण दोनों भाई अपना शरीर ताकत से भरपूर दिखाने की कोशिश करने लगे हैं, क्योंकि अगर उन्हें कोई नहीं खरीदता तो उन्हें मार डाला जाएगा। लेकिन तब एक जमींदार जर्सडेन दोनों भाइयों को खरीद लेता है, जिसके बाद जोएल को खेतों में काम पर रखा गया है, जहां वह एक क्रूर हेनरी नाम के आदमी की देखरेख में काम करेगा। पर उसे यह समझ नहीं आता कि यह किस तरह के लोग हैं। सुबह से शाम तक काम और खाना हराम। जबकि रेजिस को जमींदार की रसोई में भेजा जाता है, जहां वो गोरे लोगों के बीच नौकर के रूप में काम करता है, लेकिन वहां पर खाने के दौरान सभी लोग उसकी गंध के कारण रेजिस का मजाक उड़ाते हैं। रात होते होते जल्द ही भाइयों को पता चलता है कि वे वास्तव में 1780 में आ चुके हैं और यहाँ पर गुलामी अभी भी सब पर हावी है। पर अब जोएल वहाँ से भागने का प्लान बनाने लगता है, लेकिन बाहर आते ही दोनों क्रूर हेनरी से भी डर रहे हैं। तब रेजिस कुछ देखते हुए वहाँ से भागकर चला जाता है, लेकिन अपने भाई को असली मर्द किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए जोएल वहीं रुकता है। लेकिन अगले दिन गुलामों को एक पादरी की बात सुनने के लिए मजबूर किया जाता है।
जो उन्हें एक नकली बाइबल पढ़ता है और बताता है कि कैसे काले लोगों को गोरों के उपदेश का पालन करना चाहिए, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि दोनों भाई भी गोरों के अलावा पढ़ सकते हैं। तब वे बाइबल से सहमत होने से इनकार करते हैं। तब रेगिस ने पुजारी की किताब की एक पंक्ति पढ़कर सबको चौंका दिया, जिसमें सबको एक समान हक की बात होती है। बाद में जोएल देर से मैदान में आता है और बताता है कि कल से वो हल्का नहीं हो पा रहा है, पर देर से आने के कारण वो हेनरी की चपेट में आ जाता है। और अब जोएल हेनरी की यातना और व्यवहार से तंग आकर जोएल मिट्टी चेहरे पर लगाकर इन जालिमों से बचने के लिए दौड़ता है, लेकिन अंत में एक पोल पर अपना सिर मारता है और खुद को नॉकआउट कर लेता है। जल्द ही उसकी हरकतों से वो अब सबके सामने है, जिसमें वो पहले सभी को देखते हुए वो स्वतंत्रता और समानता का नारा लगाता है, लेकिन जैसे जैसे और मार मिलता है वह गोरों को गाली देना शुरू करता है, जिस कारण हेनरी उसके पीठ पर पेंटिंग बना देता है। लेकिन उस रात रेगिस को महाशय के कार्यालय में बुलाया जाता है, जहां उसकी पढ़ने की क्षमता को स्वीकार किया जाता है। एक स्मार्ट गुलाम होने के लिए जमींदार उसकी प्रशंसा करता है और उसे हेनरी के साथ अन्य गुलामों को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। इस बीच जोएल अपने घावों का इलाज एक गुलाम लड़की रोजली से करवा रहा है। उन्हें मिले हुए केवल 5 ही मिनट हुए हैं, लेकिन जोएल ने उसे पसंद भी करना शुरू कर दिया है। बातों ही बातों में वो सही समय पर उसे चूमने के लिए झुक जाता है, लेकिन विफल हो चुका है। फिर रोजली बताती है कि वह किसी और गुलाम से प्यार करती है जिसका नाम इसिडोर है, लेकिन जल्द ही जोएल अपने टूटे हुए दिल को संभाल लेता है। अगले दिन रेजिस अपना नया काम शुरू करता है, जिसमें गुलामों को उनका काम करने का आदेश देना है। तब जोएल अपने भाई को गोरों की तरह काम करते देखकर चौंक जाता है और फिर से सोने लगता है, लेकिन रेजिस जोएल को पानी से भरी हुई बाल्टी समझकर उस पर डालता है, लेकिन जोएल को पता है कि वो उसका रात का पेशाब था। काम पर जाते समय जोएल उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन रेजिस अपने सौंपे गए अधिकार की अब कम परवाह नहीं कर सकता था और वह अपने नए मालिकों के प्रति वफादार बना रहता है और पूरे दिन काम की रिपोर्ट महाशय जर्सडेन को करता है। आखिरकार गोरे परिवार में सभी को रेजिस की पढ़ने की क्षमता के बारे में पता चल जाता है और वो उसे कम आंकते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे इस बात का भी मजाक उड़ाते हैं कि वो पियानो बजा सकता है या नहीं, लेकिन अब सभी को आश्चर्यचकित करते हुए लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि उसे गोरों द्वारा बुरी तरह से पीटा जाता है। अंत में तंग आकर अब रेजिस बस कैसे भी यहाँ से बाहर जाना चाहता है और अगली सुबह दोनों भाई इसहाक नाम के एक आदमी की गाड़ी में चुपके से कूदकर वहाँ से भाग जाते हैं। जब वे उसके स्थान पर पहुँचते हैं तो इसहाक उनके पास आता है और बताता है कि उसे पता था कि वो गाड़ी में बैठे हुए हैं। तब दोनों भाई उससे दया की भीख मांगते हैं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता कि इसहाक भी भेदभाव के शिकार हैं और वो उन गोरों से नफरत करता है जो इंसानों को गुलाम बनाते हैं। जल्द ही जमींदार के नमूने 2 भाइयों की तलाश में इसहाक के घर पहुंच गए हैं, लेकिन इससे पहले कि वे पकड़े जाते रेजिस और जोएल ने इसहाक को वहां से अलविदा कहते हुए पिछले दरवाजे से भागने के लिए कहा, जिसके बाद जल्द ही वे समुंदर के किनारे पर अपना रास्ता बनाते हैं, जहां वे एक पुरानी नाव को लेते हैं और समुद्र में नमूनों को भाल में जाओ कहते हुए निकल जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वे एक जहाज के अंदर हैं, जिनमें वह देखते हैं कि यहाँ पर गुलामों को फिर से नीलामियों में ले जाने के लिए इस जहाज़ का उपयोग किया जाता है और उन्हें यहाँ पर कैद किया जाता है, जिससे दोनों भाई फिर से एक दूसरे को देखने लगे हैं। अंत में दोनों भाइयों को उसी बाजार में लाकर खड़ा किया गया है, जहां उन्हें जमींदार के नमूनों द्वारा खरीदा जाता है। उनकी किस्मत अच्छी होने के कारण उन्हें जंगल से जाते समय दोनों भाइयों को एक अफ्रीकी जनजाति द्वारा बचाया जाता है, जो खुद को मरून कहते हैं। यहाँ यह पता चला है कि जनजाति के लोग अपने मालिकों से भागने से पहले एक बार गुलाम ही थे, जिसके बाद जनजाति में दोनों का स्वागत किया जाता है और वे कबीले के नेता के साथ समानता और अधिकार के साथ नारे लगाने लगे हैं। हालांकि रेजिस अपने जीवन में एक गोरी लड़की से विवाहित है। जब मरून लोग गोरों को मारने की बात करते हैं तो वह उनका साथ देने से मना कर देता है। यह बात जनजाति को क्रोधित करती है और वे जल्दी से भाइयों को दंडित करना चाहते हैं, लेकिन रेजिस और जोएल जनजाति पीछे छोड़ते हुए भागने लगे हैं। अगले दिन दोनों खुद को एक अजीब जगह पर पाते हैं, जहां वे अपनी बुआ को देखते हैं, जिन्होंने उन पर जादू कर दिया था। भाइयों को जल्द ही एहसास हो गया कि उन्होंने ही दोनों को यहाँ पर भेजा था। तब गुस्से में वो उसे जादू हटाने के लिए कहते हैं और बदले में बताते हैं कि वे इसके लिए कुछ भी करेंगे। तब शुरू में बुढ़िया मना करती है, लेकिन जब भाई मिन्नत करते रहते हैं तो वो उन्हें एक इशारा कर देती है। वो उन्हें बताती है कि उनके लिए वर्तमान में वापस आने का एकमात्र तरीका है कि वे अपने पूर्वजों इसिडोर और रोजली को मिला दे मतलब आप समझ चुके हैं। और बुढ़िया उन्होंने की हुई गलती को सुधारने के लिए भी कहती है। गायब होने से पहले वो पीछे एक अपना सुट्टा मारने वाला पाइप को छोड़ जाती है और भाइयों को बताती है कि जब वे अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लें तो इसका इस्तेमाल करें।
जिसके बाद दोनों इस समस्या से निपटने के तरीकों पर विचार करने लगे हैं। अगले सीन में जोएल और रेजिस वापस लौट आते हैं। यहाँ से भागने की सज़ा पर उन्हें तोहफा कबूल करते हुए ब्रांडेड होना पड़ता है। जिसके बाद फिर वे अपनी झोपड़ियों में लौट आते हैं और अपने काम की योजना बनाने लगते हैं। इस बीच हवेली के अंदर गोरे लोग जर्सडैन की बेटी की शादी का जश्न मना रहे हैं। इस खास अवसर का मौका उठाते हुए भाई गुलामों के लिए अपनी की एक पार्टी का आयोजन करते हैं। वे नशे में धुत इसिडोर और रोज़ली के बीच के रोमांस को देखते हैं, लेकिन देखते हैं कि इसिडोर रोज़ली के साथ कोई मैच खेलना नहीं चाहता। बाद में दोनों भाई उनके पास जाते हैं जब इसिडोर और रोज़ली बिना मैच खेले ही सो रहे होते हैं। तब दोनों भी उनके मैच को उनके जरिए पूरा करते हैं। एक बार ऐसा करने के बाद अब उन्हें यकीन हो गया है कि वहाँ अब उनका मिशन पूरा हो गया है, यह मानते हुए कि वे अब जब चाहें घर जा सकते हैं। लेकिन अब किसी हीरो की तरह भाइयों ने गोरों से बदला लेने का फैसला किया है और जल्द ही वे हवेली में आने लगे हैं। वहां पर आने के बाद वे सभी को अपमानित करते हैं और जोएल जर्सडैन की बेटी को चूमता है, जबकि रेज एक गोरे व्यक्ति को थप्पड़ भी मार देता है। पर तभी अचानक हेनरी बंदूक लेकर कमरे में घुस जाता है और भाइयों को धमकाता है। लेकिन अब उसे देख रेजिस और जोएल उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि अब वे पाइप का उपयोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब वे उस पाइप का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ नहीं होता है और दोनों को ऐसा लगने लगा है कि बुआ ने जो जादुई पाइप दिया था वो एक साधारण पाइप में बदल दिया गया है। जिसके बाद उनके कर्मों के कारण उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और अगले दिन उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। तब उस रात दोनों भाई भावुक हो जाते हैं और अपने पहले के जीवन पर विचार करने लगते हैं। रेजिस अपनी शादी के बारे में बात करता है, जबकि जोएल कबूल करता है कि वह एक जिंदगी से हारा हुआ बंदा है और साथ में बेरोजगार भी है। कुछ घंटों के बाद जैसा कि भाई अभी भी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं, हेनरी आता है और उन्हें उस खेत में ले जाता है जहां उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। लेकिन फांसी से ठीक पहले जर्सडैन का बेटा विक्टर जंगल में भाग जाता है, क्योंकि वो यह नज़ारा नहीं देख सकता। तब रोज़ली उसका पीछा करती है और जल्द ही उसे पता चलता है कि वह पास की नदी में गिर गया है। तब परिवार के सभी सदस्य घबराकर नदी की ओर भागे और तभी इसिडोर हंगामे का फायदा उठाता है और हेनरी को नॉकआउट करते हुए दोनों भाइयों को बचाता है। फिर वो उन्हें उनके जीवन के लिए दौड़ने के लिए कहता है, जिसमें वो हमेशा से आगे रहे हैं। जैसे ही भाई भागते हैं वे विक्टर को देखते हैं जो धारा के साथ बह रहा है। बिना कुछ सोचे समझे रेजिस खतरनाक नदी में कूद पड़ता है, लेकिन जोएल को अपनी पीली चड्डी में देखते हुए आश्चर्य हुआ कि रेजिस तैर नहीं सकता। इससे उसका काम और भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन किसी तरह वह अपने भाई और विक्टर दोनों को बचा लेता है। जिसके बाद अपने बेटे की जान बचाने के लिए भाइयों के आभार में जर्सडैन ने उन्हें आज़ाद कर दिया है और अब सौतेले भाइयों को भी रिहाई के उसी दस्तावेज से सम्मानित किया जाता है जो उन्हें उनके गुजरे हुए पिता द्वारा दिया गया था। हालांकि अपनी मुक्ति और पुरस्कार को स्वीकार करने के बजाय वे जर्सडैन से इसिडोर और रोज़ली को यहाँ से मुक्त करने और उन्हें दस्तावेज देने के लिए कहते हैं। जमींदार जर्सडैन को उनकी यह बात सुनकर अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वह उनसे सहमत है। इस तरह भाइयों ने इसिडोर और रोज़ली को मुक्त करने में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन वे अभी भी नहीं जानते हैं कि जादुई पाइप कहाँ मिलेगा जो उन्हें आधुनिक समय में वापस आने में मदद करेगा। दिन बीतने के साथ वे धीरे धीरे यह स्वीकार करने लगते हैं कि वे अपने समय पर कभी नहीं लौट सकते। लेकिन एक दिन इसिडोर और रोज़ली दोनों भाइयों को अलविदा कहते हैं और कागजात के साथ उस जगह को छोड़ देते हैं। जैसे ही दोनों उन्हें दूर से जाते हुए देखते हैं, हेनरी उनके पास आता है और उन्हें काम पर वापस जाने का आदेश देता है। फिर वह अपना पाइप निकालता है और उसे खींचना शुरू करते हुए दोनों भाइयों के चेहरों पर धुआं उड़ाकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। पर अचानक तब दोनों गायब हो जाते हैं और हेनरी इस बात से बौखला गया कि दोनों कहाँ चले गए। पर पता चलता है कि हेनरी ही वह था जिसने उनसे पाइप चुराया था। अगले सीन में भाई वापस वर्तमान में लौटते हैं, जहां वे अपनी बुढ़िया को अपने बगल में देखते हैं और उसके हाथ में मूल दस्तावेज हैं। जिसके बाद रेजिस और जोएल राहत महसूस करते हैं, क्योंकि इस दौरान कई महीने बीत गए हैं। कुछ दिनों बाद जोएल को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक नौकरी मिलती है, जहां वह अभी भी कम वेतन के बारे में शिकायत करता है और इसका संबंध उसके काले होने से जोड़ता है। इस बीच रेजिस टाउन हॉल में अपने काम पर लौट आता है। एक दिन जब वह अपना काम खत्म करते हुए जाने वाला होता है तो उसका बॉस वेस्ट इंडीज के लोगों पर मजाक उड़ाता है। पर रेजिस अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो वह एक बार था, जिस कारण वह उसका भी गंदा मजाक उड़ाकर वहां से चला गया है। इसके बाद सीन को रेगिस और उसकी दिमाग से कोमल पत्नी के साथ और जोएल और उनकी बुआ के साथ रेगिस के लिविंग रूम में बातचीत करने के दौरान दिखाया गया है। लेकिन दोनों देखते हैं कि उनकी बेटियों के बीच के झगड़े ने उनके रिहाई के दस्तावेज को फाड़ दिया है, जिससे रेजिस और जोएल चिल्लाते हुए अपनी बेटियों की ओर भागते हैं। और इसी के साथ यह मूवी ख़त्म होती है। बने रहने के लिए लाइक करें और चैनल को मदद करने के लिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।